आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग सेल्स में होते हैं। दोस्तों, जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इनर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचने में अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स कम कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन डिफरेंट cells about the nucleus of an atom. In any atom, the electrons of outermost cells are attracted by the nucleus and repelled by the electrons of innermost cells. Thus, the electrons of innermost cells decrease the attraction force which is acting between the nucleus and the electrons of outermost cells. This effect is called screening effect. This effect is also known as shielding effect. It is denoted by sigma. तो दोस्तों, स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल्स के लिए एक शील्ड का काम करते हैं। और दोस्तों, स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से दिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक जिंक का एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों, जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जिंक के इलेक्ट्रॉनों को सेल्स में भरा गया है, बीच में न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों ओर अलग अलग सेल्स में उनके इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर होगा ये कि ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, जब ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो अंदर की सेल्स हो गई हैं, ये तीनों सेल्स, इन तीनों ही सेल्स के इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो दोस्तों, जब ये इनर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कुछ कम कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। और दोस्तों, जब वो रिपेल करने के बाद जो एक्चुअल चार्ज जो अपने ऊपर ये फील करेंगे आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन, तो उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन हो गई। द न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल्स फील ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल चार्ज। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज रिसीव्ड बाय सब्स्टिट्यूशन स्क्रीनिंग इफेक्ट इन एक्चुअल चार्ज। दोस्तों, एक्चुअल चार्ज जो होता है उसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ZEFF से दिखाया जाता है, मतलब जेड इफेक्टिव। तो दोस्तों, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला हो गया जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, जहां पर जेड जो है वो एटॉमिक नंबर या एक्चुअल चार्ज हो गया और सिग्मा जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। तो दोस्तों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ये डेफिनेशन होती है कि जो आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जाते हैं और इनर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों द्वारा रिपेल किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से उस अट्रैक्शन फोर्स में से रिपल्सन फोर्स को घटाने के बाद जो हमें मिलता है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको ZEFF से दिखाया जाता है, मतलब जेड इफेक्टिव। तो दोस्तों, ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन हो गई है। दोस्तों, अब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को नापने के लिए स्लेटर्स के रूल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, स्लेटर्स ने अपना रूल दिया था। तो दोस्तों, स्लेटर्स के रूल के दो पार्ट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन NS या NP ऑर्बिटल में हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन ND या NF सेल में हो तो उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हम स्लेटर्स के पहले रूल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, स्लेटर्स का पहला रूल है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो NS या NP ऑर्बिटल में हो तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, उसी सेम सेल के हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होती है। अगर 1s है तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 होती है। तो दोस्तों, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, अगर NS या NP ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो
n से पहले वाली सेल के लिए, मतलब n-1 सेल के लिए जो हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है सिग्मा में, तो दोस्तों हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.85 होती है। और दोस्तों अगर उससे भी कम कोई सेल है, मतलब n-2 सेल, तो n-2 सेल और उससे भी अंदर की सेलों के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है 1 होती है। तो दोस्तों ये स्लेटर्स का पहला रूल हो गया। दोस्तों स्लेटर्स का अगला रूल है कि अगर इलेक्ट्रॉन nd या np ऑर्बिटल में हो, तो दोस्तों उसके लिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है। तो दोस्तों सेम सेल, मतलब यहाँ पर nd और nf से ही मतलब है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ns या np के लिए था, यहाँ पर nd और nf के लिए है। तो दोस्तों फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम सेल, सेम सेल का मतलब यहाँ पर है nd और nf से है। तो दोस्तों nd और nf के लिए सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो 0.35 होती है। तो दोस्तों ये तो उसी nd या nf सेल के लिए हो गया। दोस्तों अगला पॉइंट है फॉर ऑल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों nd और nf को छोड़कर ns, np और n-1s, n-1p, मतलब जितनी भी अंदर की सेल्स हैं उसके हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। और दोस्तों जब nd और nf आया तो अबाउ के प्रिंसिपल से पहले n+1 s में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। दोस्तों जैसे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर 3d में भरा जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में 4s के लिए जो सिग्मा की वैल्यू है उसकी 0 होती है। तो दोस्तों वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n+1 s सेल इन द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो दोस्तों ये तो स्लेटर्स के रूल के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है फाइंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। दोस्तों यहाँ पर हमें हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू पता करनी है। दोस्तों हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1। दोस्तों यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको रिपेल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उस 1s के उसी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर इसको रिपेल करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दोस्तों उस 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 हो गया, सिग्मा ये 0 है क्योंकि इसको रिपेल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई है। तो दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें हीलियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2। दोस्तों यहाँ पर हमें 1s के एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 1s के एक इलेक्ट्रॉन को 1s का दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो दोस्तों उसी 1s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 1 × 0.30। दोस्तों सेम सेल के इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो 0.35 होती है, लेकिन 1s इसका अपवाद होता है, 1s के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 होती है। तो दोस्तों 1s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू होगी 0.30, तो 1s के इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा। जेड यहाँ पर 2 हो गया, सिग्मा हमने 0.30 निकाला, तो इस तरह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो गई 1.70। दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें लिथियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1। दोस्तों जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s ऑर्बिटल में है। तो दोस्तों यहाँ पर 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2s इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो 2 × 0.85 होगी। दोस्तों यहाँ पर जो 0.85 इसलिए होगा क्योंकि n-1 सेल है, यहाँ पर nv सेल जो है वो 2s सेल है। 2s सेल में उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए सेम सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई, और n-1 सेल में उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 2 × 0.85 हो गई। तो दोस्तों इस तरह से सिग्मा की वैल्यू हो गई 1.70। तो दोस्तों 2s का इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा। एटॉमिक नंबर यहाँ पर 3 है, सिग्मा हमने 1.70 निकाला, तो इस तरह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो गई 1.30। दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमें कार्बन एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2। दोस्तों यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड सेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और है जो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। मतलब सेकंड सेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो दोस्तों उस सेम सेल के इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा की वैल्यू हो गई 0.35 इंटू 3 और n-1 सेल के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.85 होती है। n-1 सेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0.85। इस तरह से 2p इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू होगी 2.75। तो दोस्तों 2p इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 हो गया है और सिग्मा जो है वो 2.75 हमने ये निकाला है। तो दोस्तों इस तरह से जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो 3.25 हो जाएगी। तो दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें फास्फोरस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो दोस्तों जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर 3p ऑर्बिटल में है। दोस्तों यहाँ पर थर्ड सेल में आप देख सकते हैं कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों यहाँ पर हमें आउटर मोस्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड सेल के उस 1 इलेक्ट्रॉन को बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे, इसलिए उसी सेल के बाकी के 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा की वैल्यू भी होगी। तो दोस्तों 3p इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, सेम सेल के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे तो सेम सेल के इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा की वैल्यू 4 इंटू 0.35। n-1 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, n-1 सेल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.85 होती है, इसलिए n-1 सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा रिपल्सन जो होगा वो 8 इंटू 0.85 होगा। और n-1 सेल के इलेक्ट्रॉनों के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 1 होती है हर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो n-2 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू है वो 2 इंटू 1 होगी। तो दोस्तों इस तरह से 3p इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा की वैल्यू हो गई वो 10.20 हो गई है। तो दोस्तों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा जेड माइनस 10.20। तो दोस्तों इस तरह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो गई 4.80। दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों अगला एग्जांपल है फाइंड आउट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन इन Mn एटम। दोस्तों यहाँ पर हमें मैग्नीज एटम के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन करनी है। दोस्तों मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2। दोस्तों यहाँ पर हमें 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो दोस्तों 3d इलेक्ट्रॉन के लिए जब निकालना होगा तो 4s के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं करेंगे, इसलिए 4s के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर स्लेटस का सेकंड रूल लगेगा। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमें 3d या 3f के इलेक्ट्रॉन निकालना है। दोस्तों यहाँ पर हमें 3d के इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा। दोस्तों यहाँ पर 3d में एक इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी जो नंबर है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 इंटू 0.35 क्योंकि ND सेल के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो 0.35 होती है और इसके अलावा जितनी भी अंदर की सेल्स हैं 3D को छोड़कर 1s 2s 2p 3s और 3p, तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो दोस्तों 3D इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 19.4। तो दोस्तों 3D इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर जेड 25 है और सिग्मा जो है वो 19.40 है। तो दोस्तों इस तरह से जेड इफेक्टिव आ गया 5.60। तो दोस्तों 3D इलेक्ट्रॉन के लिए यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। दोस्तों अगर यहाँ पर 3D की जगह 4s इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो इसके लिए इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करते। तो दोस्तों यहाँ पर 4s इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है इसलिए 4s इलेक्ट्रॉन के लिए इन सभी इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल करेंगे इसको 4s इलेक्ट्रॉन को। तो दोस्तों 4s के लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 4s में एक इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 इंटू 0.35। n-1 सेल में कुल 13 इलेक्ट्रॉन है जो उसको रिपेल करेंगे इसलिए n-1 सेल के लिए सिग्मा की वैल्यू ये हो गई
n-2 सेल और बाकी के अंदर सेल के लिए सिग्मा की वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होती है। इसलिए इसके अंदर की सेल में कुल 10 इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। तो दोस्तों इस तरह से 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू हो गई 21.40। तो दोस्तों यहाँ पर 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा। तो दोस्तों यहाँ पर जेड जो है वो 25 है, सिग्मा 21.40 जो हमने यहाँ से निकाला था। तो इस तरह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो गई 3.60। दोस्तों ये मैग्नीज एटम के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर यहाँ पर हमने मैग्नीज के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में, तो वो 3d के लिए 5.60 आया था, लेकिन 4s के लिए 3.60 आया है। दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट एग्जांपल लेते ही हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें जिंक एटम के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों 3d के लिए निकालना है तो यहाँ पर 4s के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं करेंगे, इसलिए इसके लिए जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोस्तों 3d में बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 3d में उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के 9 इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे, और उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन है अंदर के सेल्स में, इन सब सेल्स के इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दोस्तों इस तरह से 3d इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू हो गई 21.15। तो दोस्तों 3d इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा 30 माइनस 21.15। तो दोस्तों इस तरह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 8.85। दोस्तों अगर हमें जिंक के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी रही थी, तो 4s इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करने के लिए उसके अंदर के ये सभी सेल्स के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करते हैं। तो दोस्तों 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू हो गई, उसी सेम सेल के का एक इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा, इसलिए उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो गया। n-1 सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू ये हो गई। और n-2 और बाकी के अंदर की जितनी भी सेल्स हैं उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए n-2 और बाकी के अंदर सेल्स के लिए सिग्मा की वैल्यू ये हो गई। तो दोस्तों इस तरह से 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 25.65 हो गई। तो दोस्तों 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस सिग्मा। जेड यहाँ पर 30 है, सिग्मा हमने यहाँ से निकाला। तो दोस्तों 4s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी 4.35। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्कैनिंग इफेक्ट अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।